चलो। देखो, अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? अरे देख तो लो पहले। अच्छा ये बताओ, डेल्टा पी क्या होता था? अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा वी क्या होता था? अनसर्टिनिटी इन, जल्दी बोलो, वेलोसिटी। अब आप मुझे ये बताओ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा क्या आना चाहिए? बोलो सर, ये लैम्डा क्या है? अनसर्टिनिटी इन वेवलेंथ। जैसे कोई पार्टी का मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो अनसर्टिनिटी किस में हो सकती है? मूव अनसर्टिनिटी किस में हो सकती है? उसकी स्पीड में हो सकती है, उसकी पोजीशन में हो सकती है, और उसकी जब वो जो लैम्डा बनाएगा उसमें भी तो हो सकती है। मान लो इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10 है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है? 10। तो आप जो लैम्डा निकालोगे 10 के अकॉर्डिंग निकालोगे। लैम्डा कैसे निकालोगे? लैम्डा आप निकालोगे एच अपॉन पी और एच अपॉन एम भी। अब आप खुद बताओ बेटा, अगर आपने इसको गड़बड़ कैलकुलेट किया है तो ये भी तो गड़बड़ आएगा, इसमें भी तो एरर आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि मान लो इलेक्ट्रॉन आपने बोल दिया कि भाई 10 की पावर 6 की स्पीड से चल रहा है और थोड़ी उससे कम ज्यादा हुई तो लैम्डा भी तो अपनी एरर में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या है? डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा लैम्डा क्या है? अनसर्टिनिटी इन वेवलेंथ। किसमें है बेटा? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, आप मुझे ये बताओ इसका। जहां आपने अनसर्टिनिटी लिखा हुआ है वहां पे ये फॉर्मूला और डाल लेना, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको दे देंगे कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन है, इतनी काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है, पोजीशन में अनसर्टिनिटी इतनी है, तो उसकी वेवलेंथ में कितनी अनसर्टिनिटी आएगी? समझ में आया? कैसे निकालोगे? अच्छे बताओ। बाय इक्वस टू एक्स है, जितनी एरर बाय में होगी उतनी एरर एक्स में होगी कि नहीं होगी? समथिंग के समथिंग ये आएगा कि नहीं आएगा? मुझे तो अगर कोई बाय इक्वस टू 1/x है तो इसमें एरर कैसे निकालते हैं? बताओ जल्दी, कैसे करते हैं? दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप यही करते थे, dx। यही करते थे कि नहीं करते थे? इतना सा आप ध्यान रखो, या तो लॉग लेके अपन डिफरेंशिएट कर दो या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। तो आप तो मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास ये है तो ये बताओ डेल्टा लैम्डा क्या बनेगा? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो। इसको ऐसे लिख रहा हूं, पी इक्वल टू क्या लिखोगे? पी इक्वल टू लिखोगे एच अपॉन लैम्डा, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा, ये आता है। माइनस आता है, लेकिन माइनस क्योंकि एरर नेगेटिव में होती नहीं तो माइनस को ड्रॉप कर देते हैं, ये अपने पास बनता है। तो यहां से ये बताओ डेल्टा पी की वैल्यू ये आ गई कि नहीं आ गई? अब ये छाप दो इसमें, किसमें छाप दो? इस वाली इक्वेशन में। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? एच अपॉन 4 पाई। बताओ एस से एच क्या होगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। क्या बन गया जल्दी बोलो? डेल्टा एक्स डेल्टा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये आ गया कि नहीं आ गया? बस ये बनता है। ये लिख लो, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डेल्टा एक्स दिया हुआ है कितना बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम। फाइंड दी लैम्डा, डेल्टा लैम्डा निकालना है। ये निकालना है। फाइंड दी लैम्डा, चलो निकालो भाई, निकालना है। पेपर कैसा हुआ था? ठीक, पेपर नहीं तुम्हारा कैसा गया? पेपर तो बढ़िया होता है, तुम्हारा कैसा गया? बढ़िया हुआ? अगली बार सर, अगली बार फोड़ देंगे। और ये अगली बार आ ही नहीं पा रहा है। तो पेपर दे के जाते हैं ना तो रिग्रेट इतना होता है, अगली बार देखेंगे कैसे गड़बड़ होता है। तो जब पेपर देने के बाद की फीलिंग को लिख लिया करो और हर दिन फीलिंग रिवाइज किया करो, तो मोटिवेशन बना रहेगा तुम्हारा। पेपर देने के बाद जो रिग्रेट आते हैं ना कि यार ये नहीं करना था मुझे, ये नहीं करना था, अगर वो उसके 50% ही रिग्रेट याद रखो ना तो दूसरा पेपर अच्छा हो जाता है, नेक्स्ट वाला। बस वो मातम एक दिन का रहता है बस, उसके बाद फिर हमें तो कोई है ही नहीं है। चलो हो गया। ये बताओ सबसे पहले, मुझे डेल्टा एक्स चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा? चाहिए। ये आएगा कहाँ से? ये आएगा अपने पास 1/डेल्टा एक्स। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके लिए मुझे क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए। क्या चाहिए? लैम्डा। लैम्डा कैसे आएगा ये अच्छा ये बताओ। बाय 10। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 2 3। 1 2 3 होता है √10। ये होता है कि नहीं होता है? नहीं यार, क्यों करें अपन, स्क्वायर ही तो पूछा है, क्यों इतनी मेहनत करें? कितना बन जाएगा ये? 15 आ गया यार ये तो। 15/4 पाई इंटू इंटू, ये बताओ ये किस में चल रहा था? अब मुझे थोड़ी यूनिट में दिक्कत हो सकती है। ये बताओ ये किस में है बेटा? एंगस्ट्रॉम में। और ये क्या बनेगा? एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बताओ ये किस में आ रहा है बेटा? एंगस्ट्रॉम में। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना बन जाएगा? 15 × एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक एंगस्ट्रॉम से एक निपट गया, तो कितना आ गया जल्दी बोलो? ये बन गया 15/4 पाई एंगस्ट्रॉम। ये आ गया क्या? एरर इन वेवलेंथ। आ गई कि नहीं आ गई? अब वो क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि इतने वोल्टेज से एक्सेलरेट कर रहा है, पोजीशन में एरर इतनी है, तो वोल्टेज से एक्सेलरेट करेगा तब भी अपन लैम्डा निकाल लेंगे। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट था? बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। एक और क्वेश्चन लिखो।
इलेक्ट्रॉन मूव्स per second. Find the frequency of electron. Find the frequency of electron. अब फोटोन की नहीं पूछ रहे हैं, किसकी पूछी है? इलेक्ट्रॉन की। तुरंत नहीं लैम्डा निकाल के, एक ही तो है सर, एक ही तो सिखाया है आपने। सी इक्वल्स टू, ये सी स्पीड कब, जब लाइट के बराबर, ये नहीं लगाना। चलो सोचो क्या होगा। छोटे छोटे चुन्नुक चुन्नुक टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। क्या है? कॉन्सेप्चुअल। अच्छा बताओ, अपने पास फॉर्मूला किसका है? डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली साहब ने क्या दिया है? सिर्फ लैम्डा दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले देखो यहाँ पे, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अपन क्या देखेंगे? मेरे पास क्या है? स्पीड। स्पीड कितनी है? 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। यही है कि नहीं है? तो अब यहां से मैं क्या निकालूंगा बेटा? लैम्डा। लैम्डा क्या निकलेगा? एच अपॉन एम भी। आएगा कि नहीं आएगा? 6.63 10 की पावर -34। आएगा कि नहीं आएगा? 6.63 इंटू 10 की पावर -34। मास, मास कितना होता है? 9.1 10 की पावर -31। और स्पीड कितनी दी हुई? 10 की पावर 6। तो 6.63 पावर कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 37। 37 ऊपर जाएगा तो 3 अपॉन 9.1। यही आ रहा है ना? क्या हो गया बेटा? गड़बड़ है कुछ? अच्छा, अरे यार ये तो ब्लंडर है। 25 9 आएगा, -9। -9 सही है। अब सही है कि नहीं है? अब देखो सर, ये तो वेवलेंथ है, ये क्या है? वेवलेंथ। हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? ये बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इंटू वो टाइम ले लें जिसमें आपका टाइम, मतलब टी मतलब टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लग रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो, मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रॉन मान, ये हर किसी में चलता है बेटा। वेवलेंथ इनटू टाइम। टाइम कौन सा? सिंगल ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का टाइम। ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? लैम्डा। और टाइम कितना लेगा? टी। तो ये 1/t तो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t। और टी किसका? सिंगल ऑसिलेशन का। ये बताओ, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक ऑसिलेशन में? लैम्डा। और उस ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा रहा है? टी। तो 1/t फ्रीक्वेंसी होती है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंगल ऑसिलेशन का 1/t कर दो तो क्या बनता है? फ्रीक्वेंसी बनता है। अब देखो यहाँ पे, तो अब अपन ने ये पढ़ा है फोटोन के लिए। फोटोन के लिए क्या पढ़ा है? लैम्डा इंटू म्यू पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और ये सी क्या था? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ लाइट थी क्या? नहीं थी? लैम्डा बाय टी करोगे कि नहीं करोगे? और 1/t क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी बन गया। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा? स्पीड, ये सॉरी 1/t गलत लिख दिया। ये अपन ने गड़बड़ लिखा है थोड़ा। क्या होना चाहिए? बाय टी होना चाहिए। बाय टी। टाइम, टी क्या है? टाइम फॉर सिंगल ऑसिलेशन। ये फॉर्मूला किसी के लिए भी आपके लिए लगा सकते हो कि सर मेरा लैम्डा इतना है और मैं इतने टाइम में एक लैम्डा को कवर कर रहा हूँ, लैम्डा बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, तो 1/t क्या बन जाएगी? आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। क्या होता है, यहाँ तक तो बच्चों के रटे रहते हैं, लैम्डा तक तो बहुत आराम से डी ब्रोगली, बस थोड़ा आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। अब वो पूछेंगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अपन को समझ में नहीं आया क्योंकि अपना दिमाग कहाँ तक है? सिर्फ लैम्डा तक है।
किसी भी पार्टिकल के लिए आप लगा सकते हो। स्पीड इक्वल टू क्या बन जाएगा, लैम्डा बाय टी। टी क्या है, टाइम फॉर सिंगल ऑसिलेशन, और लैम्डा क्या है, डिस्टेंस कवर इन वन ऑसिलेशन। लैम्डा क्या होता है, एक ऑसिलेशन, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है ऑसिलेट कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है, तो वो ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ऐसे ऐसे जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा उसी को लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा क्या होता है, डिस्टेंस कवर इन सिंगल ऑसिलेशन। जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, डिस्टेंस कम कवर करेगा। और टाइम पीरियड क्या होता है, 1/t, मतलब एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगाएगा उसका 1/t कर दो तो क्या बन जाती है, फ्रीक्वेंसी। जल्दी बताओ क्या आ जाएगा, समझ गए ना। बस इतना सा सोचना है इस क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया था। लैम्डा तो अपन कहीं भी लगा देंगे। तो ये बताओ स्पीड इक्वल टू क्या बन गया, जल्दी बोलो सर। स्पीड इक्वल टू बन गया लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, बना कि नहीं बना। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, स्पीड अपॉन लैम्डा। आया कि नहीं आया बेटा, आ गया। जल्दी बताओ स्पीड कितनी थी, 10⁶, और लैम्डा कितना है बेटा, 6.63 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 9.1। आया कि नहीं आया, आ गया। तो 6.63 किसके बराबर होता है, लगभग 20/3 के आसपास ना, 20/3 आ जाएगा। तो लगभग ये बन गया 10⁶, 10�9 और 9.1, और लगभग ये कितना हो गया बेटा, 20/3। लगभग ये 20/3 होता है 6.63। तो कितना हो गया बेटा, 9 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 27.3 इंटू 10⁻15 अपॉन 20। कितना आ जाएगा, सॉल्व करके बताओ इसको। 1 पॉइंट, ये टू यहाँ चला जाएगा, 365 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। आ गया कि नहीं आ गया, बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा। हो गया क्वेश्चन, हो गया कि नहीं हो गया, चलो। जब भी कोई भी चैप्टर एंड हुआ करे ना तो 2 पेज छोड़ दिया करो। क्यों, अभी अच्छी चीजें निकल के आ जाएं। रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हो, कोई आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लग रहा है तो वहां डाल दो। जब भी कोई भी चैप्टर हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कभी भी अपनी एंडिंग हो रही है ना तो एक रिस्पेक्ट दे के एंडिंग करो, स्पेस दे के एंडिंग करो, ताकि बीच में, जैसे आप रिवाइज कर रहे हो, आप कोई बुक लगा रहे हो, उसमें कोई अच्छा शानदार क्वेश्चन मिल गया जो आपको लग रहा है यार मजा आ जाएगा इस टाइप का, जेई में आ जाए तो मुझसे बन जाए, किसी से नहीं बनेगा, तो वो सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए अपने पास। देखो अपन होते हैं शॉर्ट मेमोरी वाले पर्सन। जब तक मोल चल रहा था, अब मोल में खतरनाक थे, अब मोल की चीज़ें डाइल्यूट हो गई। पीरियड टेबल चला था, पीरियड टेबल खतरनाक हो गया था, अब भूल गए। लेकिन जब आप नोट्स रिवाइज करोगे फिर से आप गेन करोगे चीज़ें। जब भी अपन को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिले ना, तो जब चैप्टर एंड हो तो लगभग 2 से 3 पेज छोड़ दो, काम में आएंगे वो। 12 तक पहुँचते पहुँचते मैक्सिमम पेज आप भर ले जाओगे, मैक्सिमम पेज आपके भर जाएंगे। क्योंकि फिर क्या होगा, हमेशा एक चीज़ें आप दिमाग में रखो कि कोई भी चीज़, जैसे आपको मालूम चला, आपने कभी, आप बुक पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिली, तो अपन क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ मिली वहीं अंडरलाइन करके निकल लेते हैं। सीट में इंपॉर्टेंट आई, सीट में अंडरलाइन मार दिया, अब वो सीट का पता ही नहीं है। कलेक्शन होना चाहिए अपने पास, क्या होना चाहिए, कलेक्शन। कलेक्शन ऐसा कि जरूरत पड़ने पे मिल जाए, ऐसा कलेक्शन क्या काम का। पैसे इकट्ठे किए जब गरीबी आई तब पैसे काम के नहीं है। कलेक्शन ऐसा करो कि बुरे वक्त में टाइम में आए, बुरे वक्त मतलब रिवीजन के टाइम। आप भी बताओ, आप जब नोट्स बनाते हो तो क्या उम्मीद से बनाते हो कि भाई जब मुझे रिवाइज करना पड़े तो मुझे सिंक्रोनाइज वे में चीज़ें मिल जाएं। अब आपको इतना याद है यार एक खतरनाक कॉन्सेप्ट था, अब वो कहाँ था, वो मिल ही नहीं रहा है। तो अपने पास क्या होना चाहिए, आपको एक हैबिट डालनी है कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ मिलेगी तो मेरे दो या 3 पेज छूटे हैं, मैं वहीं डालूंगा। बाइनोमियल से कोई रिलेटेड कोई चीज़ मिल रही है तो मैं वहीं डालूंगा। तो अपन को याद रहता है यार, जब भी मैं चैप्टर, जैसे मान लो अपना टेस्ट होना है, उसमें एटॉमिक आना है, तो आप एटॉमिक की कॉपी खोलोगे, सीट वीट वगैरह मुश्किल से खोलोगे, डीसीटी भी नहीं खोलोगे, बुकलेट भी नहीं खोल पाओगे। तो उसमें करना क्या है अपन को, अपन के पास एक दिमाग में अपन का एक पास एक पैटर्न होना चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी लास्ट में ही मिलेंगी।
तो जब भी आपको रिवाइज करना होगा आप लास्ट वाली चीजें, तो अपन को ये हैबिट डालना है, आज आप पढ़ रहे हो, आपको कोई इंपॉर्टेंट लग रहा है, लास्ट में लिख लो, लिखो जरूर उनको, और एक जगह लिखो। ऐसा नहीं कभी इस बुक में लिख दिया, कभी उसमें लिख दिया, कभी होमवर्क कॉपी में लिख लिया, कभी फेयर में लिख लिया, कभी रफ में ही लिख लिया, वो कोई काम का नहीं है। बस मन मन की संतुष्टि हो जाती है कि चलो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो एक अपन एक वो पैटर्न बना के रखो कि भाई हाँ, चैप्टर की एंडिंग में मैं ये डाल के रखूंगा, ये लिख के रखूंगा लिखने के लिए। बहुत से बहुत क्या होगा, खाली होगा। जब खाली होगा तो जब एडवांस की तैयारी करोगे तो रफ में यूज कर लेना, और क्या, यूज तो होगा, है ना, यूज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि बर्बाद होगा वो। तो वो हेल्पफुल रहेगा आपको 2 साल तक, क्योंकि आपको चीजें मिलेंगी नहीं। अभी मैं आपसे आपको ऐसा जो पीरियड टेबल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली होंगी जो नोट्स में कवर नहीं हुई होंगी, हो रहता है, बहुत सारी चीजें कलेक्ट नहीं हो पाती, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन के फॉर्म में कलेक्ट होती हैं, और आपको लग रहा है यार ये तो मैं भूल जाऊंगा या ये इंपॉर्टेंट है, उसमें लिख लो। अब इंपॉर्टेंट ये कहाँ लिखें, लिख लिया आपने, मिलेंगी नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सही टाइम पे, बोलते ना दोस्त ऐसे बनाओ जो सही टाइम पे काम में आए, नोट्स ऐसे बनाओ जो सही टाइम पे आपके काम में आए, नहीं तो नोट्स कोई काम के नहीं है, जब जरूरत पड़ रही तभी काम में नहीं आ रहा है, मिल ही नहीं रही चीजें। चलो समझ गया ना क्या करना है। नोट्स कैसे बनाने हैं, सही टाइम पे मिल जाए, रिवीजन कर रहे हो तब मिले, पता चला पीरियड टेबल का रिवीजन कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट नोट्स मिल रहे हैं मोल के, कोई फायदा नहीं रहता ना, जब अपन कुछ ढूंढ रहे हो तो कुछ और मिलता है। जैसे आप अभी आप जैसे पीरियड टेबल अपना एटॉमिक खत्म हुआ, अब एटॉमिक खत्म हुआ, तुम्हें याद है यार मेरा एक क्वेश्चन खतरनाक था जो मुझे रिवाइज करना है, ढूंढे जा रहे हो, मोल का मिल गया, पीरियड टेबल जो मिल रहा जो ढूंढ रहे हो मिलता ही नहीं है। चलो केमिकल टेस्ट के आंसर मिल गए, नहीं मिले, आंसर दिलवा दूंगा फिर बताऊं, फिर डिस्कस करूंगा। चलो केमिकल बॉन्डिंग क्या करना है, 2-3 पेज एकदम चैप्टर के रिस्पेक्ट में छोड़ दो, एंड जब कोई चीज खत्म होती तो अपन मौन रखते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, ऐसे 3-4 पेज छोड़ दो एकदम, चैप्टर को भी लगे हाँ रिस्पेक्ट दिया गया है मुझे। हाँ केमिकल बॉन्डिंग, चलो हो गया, हेडिंग डाल दी अच्छी, क्या डालना है, केमिकल बॉन्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है अपना ये 11th का। तो बॉन्ड का नाम तो सुना होगा लेकिन केमिकल बॉन्ड का नहीं सुना होगा, जेम्स बॉन्ड का सुना है, हाँ, उससे खतरनाक बॉन्ड है ये केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारी उससे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बोलते ना, बॉन्डिंग मतलब क्या होता है, मतलब तुम्हारा मतलब नेचर मिल रहा है भाई तुम्हारा, जैसे तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी हरकत देख के मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा दोस्त कैसा है, उसकी हरकत हरकत में मैं बता दूंगा लगभग 50-60%। नेचर आपका दोस्त है तो आपकी जो हरकत है लगभग आपके दोस्त से रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, मैं समझ जाऊंगा आप इतने बड़े वाले हो तो आपका दोस्त कितना कम ऊपर नीचे का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ तो अपन बात किसी कर रहे हैं, केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड लिखो, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is the force of attraction which holds, it is the force of attraction which hold various constituent particles, which holds various constituent particles में लिखना, it is the force of attraction which hold various constituent particle, ब्रैकेट में लिखना atoms, ion, atoms,
आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स, ईटीसी करके ब्रैकेट। तो ये जो आपके, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज में लिखना क्या लिखोगे? एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स टुगेदर, टुगेदर इन अ स्पीसीज, इन अ स्पीसीज, इन अ स्पीसीज। जैसे सिंपल देखो, सिंगल लैंग्वेज में बोलें कि केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड एक टाइप का अट्रैक्शन है जो वेरियस स्पीसीज, मतलब कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, उनको क्या कर रहा है? होल्ड करके रखा हुआ है, होल्ड करके। जैसे आपने NaCl देखा, NaCl जानते हो? NaCl, तो NaCl में इंटरेक्शन है कि नहीं है? ये क्या है? केमिकल बॉन्ड। ये क्या है? केमिकल बॉन्ड। भाई पानी देखा है? पानी देखा है सर। ये क्या है? केमिकल बॉन्ड। ये क्या है? केमिकल बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? केमिकल बॉन्ड। दो स्पीसीज एक साथ हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स, अगर वो एक साथ हैं तो कोई ना कोई तो उनको पकड़ के रखा होगा, कोई ना कोई तो उनको होल्ड करके रखेगा, करेगा कि नहीं करेगा? उस होल्डिंग फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। समझ में आया? जैसे ये पेन है, ये बताओ, पेन मान लो ये कार्बन से मिलके बना हुआ है, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पकड़ के रखा कि नहीं रखा? तो उसको क्या बोलोगे? ये जो कार्बन के एटम एक दूसरे के पास हैं, वो किसकी वजह से है? केमिकल बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से? केमिकल बॉन्ड। तो आपसे कोई भी बोले केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड मतलब अपने पास एक इंटरेक्शन या अट्रैक्शन फोर्स है जो क्या कर रहा है? चीजों को होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? चीजों को होल्ड कर रहा है। तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा? अपन ने क्या बोल दिया? केमिकल बॉन्ड। अब ध्यान देना, अभी अपन बात करेंगे। तो केमिकल बॉन्ड के बारे में अपन ने क्या देखा? भाई क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वेरियस आपके पास पार्टिकल्स होते हैं उनको होल्ड करके रखता है या आपका साथ में रखता है किसी भी स्पीसीज में। समझ में आया? अब बात करते हैं सर, ये बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान देना, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर दो स्पीसीज के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज। बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। अगर बॉन्ड, जैसे मान लो ये दोनों हाथ में बॉन्ड बनना है तो एनर्जी रिलीज होगी, और वापस ब्रेक करना है तो एंडोथर्मिक। एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर हम किसी दो स्पीसीज के बीच में बॉन्ड बनवा रहे हैं, सिर्फ बॉन्ड की बात कर रहा हूं, अगर मैं बॉन्ड बनवाऊंगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड, एब्जॉर्ब। एंडो, डो, दे दो एनर्जी, चाहिए उसे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और एक्सो, एक्सप्लोजिव, एनर्जी निकल रही है। समझ में आया ना? एक्सप्लोजिव। एक्सो में क्या होता है? एनर्जी एमिट होती है, निकलती है। और एंडो, एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी क्या होती है बेटा? एब्जॉर्ब होती है। तो इसमें क्या होता है? एंडो में क्या होता है? एनर्जी विल एब्जॉर्ब और एनर्जी विल एमिट। एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी क्या होती है? एमिट, रिलीज। और इसमें क्या होता है? एनर्जी विल एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब।
एनर्जी विल एमिट, एनर्जी विल एब्जॉर्ब। तो सबसे देखो, अपन को फंडामेंटल पे ध्यान देना है, बाकी तो सब बन जाते हैं। तो अपन ने क्या बोला, अगर दो स्पीसीज के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अब डाउट ये आएगा कि सर ये बॉन्ड बन ही क्यों रहा है, सर ये बॉन्ड बन क्यों रहा है। सबसे पहला डाउट ये है कि सर बॉन्डिंग क्यों हो रही, क्यों बॉन्ड बन रहा है। तो सबसे पहले आप, मेरा ये डाउट है कि आप पढ़ क्यों रहे हो, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। क्योंकि आपकी लाइफ में गोल है स्टेबिलिटी, सबकी लाइफ में गोल है स्टेबिलिटी। भाई कुछ ऐसे हैं जिनको स्टेबल होना है तो पढ़ाई छोड़ के वो हिमालय निकल जाते हैं, स्टेबिलिटी। आपका गोल है कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर, मुझे एक फेसबुक जैसा एक ऐप बनाना है, जब तक वो नहीं बनेगा तब तक मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कोई ऐसा है कि भाई मुझे पर्टिकुलर यहाँ पे ये काम करना है, वो काम करूँगा। सबकी लाइफ के गोल अलग अलग हैं। अगर आप उन गोल को अचीव कर रहे हो मतलब लाइफ में क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी। तो ऐसे ही क्या होता है, सर ये मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी कैसे आती है। मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है, सिंपल आप ऐसे देखो, जैसे अपन हर एक बंदे का रूल अलग अलग है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। कोई ऐसा है कि अपने आप को, अगर वो किसी एग्जाम में पास हो जाए तो अपने आप को प्राउड फील करता है कि चलो ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं टॉप करने के बाद ही प्राउड फील नहीं करते हैं। सबका अलग अलग वो है, तो सबका नेचर अलग अलग है। तो स्टेबिलिटी, जैसे आप क्यों, आप यहाँ पे बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि मुझे, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा तो मैं अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, अच्छे कॉलेज में जाऊंगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी जगह में जॉब करूंगा या अच्छा स्टार्टअप भी करूंगा, जो कुछ भी है मेरी फैमिली के लिए मुझे ये करना है, पापा को ये करना है। सबके अपने अपने गोल हैं, सब अपने अपने जो गोल को जितने आसानी से अचीव कर लेगा, जितने पास पहुंच जाएगा उतना स्टेबल बोलते हैं अपन, बोलते कि नहीं बोलते। तो ऐसे ही क्या है, इनके पास केमिकल स्पीसीज या जो अपने पास पार्टिकल हैं वो क्या चाहते हैं, उनका लाइफ में सिर्फ एक ही फंडा है, स्टेबल, स्टेबल। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी एनर्जी से, एनर्जी से। अगर कोई भी स्पीसीज एनर्जी ज्यादा रख रहा है तो वो रिएक्टिव ज्यादा होगा, एनर्जी कम होगी तो स्टेबल ज्यादा। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन स्पीसीज की बात करेंगे, जैसे मान लो आप अभी बैठे हो, अभी आप खाना खा के बैठ गए तो एनर्जेटिक ज्यादा रहोगे, तो उछल कूद ज्यादा करोगे, एक आध दो में लगा भी दोगे। और भाई दिन भर आपको यहाँ पे बिठा ले रहे हैं, खाने पीने में कुछ ना दें, तो ये बताओ सुबह और शाम में क्या डिफरेंस होगा आपकी एनर्जी में। कब आपके लड़ने के चांस ज्यादा रहेंगे, मॉर्निंग में कि इवनिंग में। इवनिंग में डले रहोगे ऐसे, अब तो घर जाने दो सर, अब क्या जान लोगे क्या, एनर्जी आपकी डाउन है। अगर कोई भी स्पीसीज की एनर्जी डाउन होगी, एनर्जी कम होगी, तो क्या होगा, किसी दूसरे से भिड़ेगा। भिड़ना मतलब रिएक्ट करना, भिड़ना मतलब रिएक्ट करना। आप एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, अगर इसमें इसके पास एनर्जी ज़्यादा तो ये उछल कूद करेगा, उछल कूद करेगा तो टकरा जाएंगे, टकराएंगे तो रिएक्ट हो जाएंगे। और ये आराम से मरियल टाइप का घूम रहा है, एनर्जी है ही नहीं है, कि रिएक्ट होंगे, होंगे तो बहुत कम होंगे। तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, जब भी अपन इस टाइप से बात करते हैं कि भाई रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है अपने पास, सिंपल ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई स्पीसीज के पास जितनी ज्यादा एनर्जी, जैसे आप लोग बचपन से सुनते आए हो, रिएक्शन नहीं हो रही आग लगा दो, लग जाती है, रिएक्शन हो जाती है, होती कि नहीं होती। पानी में नमक डिजॉल्व नहीं हो रहा है, आग लगा के रख दो नीचे। कुछ भी करो, जो काम नहीं हो रहा है क्या करना है, तीली लगा दो जो होने लगता है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप हीट कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो हीट करने से क्या होगा, खड़े हो जाओ बगल वाले को, निकलने दो से, जाओ बाहर क्लास से, ये अंदर की बात है, क्या कर रहा था ये, जाओ बाहर जल्दी। मुस्कुराओ नहीं, तुम इतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे, जाओ बाहर, बाहर खड़े रहना। तो हो क्या रहा था कि अपन लोग क्या बात कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे एनर्जी की, कि अगर हम स्टेबिलिटी और एनर्जी के बारे में बात करें तो जिस स्पीसीज के पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो उछल कूद मचाएगा, उछल कूद कराएगा ना। जैसे देखते ना, एकदम से किसी के पास पैसे आ जाएं तो क्या होता है,
अलग से दिखने लगता है, BMW ये वो, घर के सामने हॉर्न मारेगा, ये करेगा वो करेगा नहीं, दिखता है कि नहीं दिखता है? ऐसे ही सिंपल मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आई तो वो दिखाएगा यार, आया है, पैसे आए हैं, एनर्जी आई है, सबको परेशान करके रखेगा, इससे इससे बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा, समझ है ना? तो एनर्जी और रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और स्टेबिलिटी अपन किससे कंपेयर कर रहे हैं? स्टेबल वही है, बोलते हैं लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई मतलब कोई और कुछ नहीं करना है। मॉलिक्यूल के अंदर अगर स्टेबिलिटी आ गई मतलब वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। और रिएक्ट कब नहीं करेगा? जब एनर्जी ज्यादा कि एनर्जी कम? एनर्जी कम। किसी भी चीज को आपको प्रिजर्व करना है, किसी भी चीज को रिएक्टिविटी रोकनी है, तो अपन क्या करते हैं? बोलते हैं फ्रीज कर दो इसको, टेम्परेचर डाउन कर दो। टेम्परेचर डाउन करने से क्या होता है? रिएक्टिविटी कम हो जाती है। रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कम। जैसे दूध है, दूध को फ्रीजर में डाल दो, क्या होता है? खराब नहीं होता है, जमता नहीं है। क्या हो गया? टेम्परेचर डाउन किया, टेम्परेचर डाउन किया तो उसके अंदर जो रिएक्शन होनी थी, उनकी रिएक्शन की रेट क्या हो गई? बहुत कम हो गई, रिएक्टिविटी कम हो गई। तो होता क्या है, पूरा का पूरा जो अपन अगर यहाँ पे अगर अपन लिखें तो होगा क्या बेटा यहाँ पे? अब अपन सेकंड फंडा लिखने वाले हैं यहाँ पे। स्टेबिलिटी कौन सी बेटा? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ये बोल सकते हो। और क्या मैं ये बोल सकता हूं? पोटें एनर्जी, यही लिखो यार, क्यों इतना सब लिखें? देखो होता क्या है, जब स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट होता है समझ में बहुत आता है, और वहीं अपन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उसके बाद बैंड बजना चालू हो जाती है। फिर ये वेट करते हैं कब खत्म हो, कब खत्म हो। और ये चैप्टर ऐसा है लगभग 2 महीने चलेगा, मिनिमम 2 महीने, 2 महीने चलेगा ये लगभग चैप्टर। अब 2 महीने अपन को समझ में आए ना आए, पढ़ना है। तो ये अपनी जो कनेक्टिविटी है वो बना के रखना है। ये आपका काम है कि आपको कैसे देखना है। स्टेबिलिटी, अच्छा तो रिएक्टिविटी और एनर्जी में क्या रिलेशन रहेगा? डायरेक्टली बोल सकता हूं, ये भी लिख लो, वैसे लिखाना नहीं चाहिए मुझे। रिएक्टिविटी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अब आप सोचो, जैसे आपका पड़ोसी है, उसके पास बहुत पैसे आ गए, आपको दिखेगा। कहीं से उसके पैसे गायब हो जाएं तो आपको ये भी दिखेगा। अभी तो वो पैसे गायब कैसे होंगे? कहीं चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब ऐसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, ध्यान सुनना, कोई मॉलिक्यूल है, उसके पास एनर्जी है, अब वो गया किसी से भिड़ गया, बॉन्ड बना लिया। अभी तो बॉन्ड बनाने से उसकी एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? सोच के बताओ। स्पीसीज था, इससे भिड़ा, बॉन्ड बनाया, एनर्जी बढ़ेगी कि एनर्जी कम होगी? तो अब आपको मेरा पहला पॉइंट याद आएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है? एक्सो। तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा। ये पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं अपन पहला वाला। जैसे मान लो इसके पास बहुत सारी एनर्जी एकदम भर भर के पड़ी हुई है, बहुत सारी एनर्जी, अब ये गया और इससे टकरा गया, बॉन्ड बना लिया। अभी जैसे ये बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब या एमीट? एमीट। मान लो इसके पास 10 जूल थी, जैसे इससे भिड़ा 3 जूल निकल गई, तो कितनी बचेगी? 7। कम हुई कि नहीं हुई? एनर्जी जितनी ज्यादा डाउन होती जाएगी, एनर्जी जितनी ज्यादा डाउन होती जाएगी, उतनी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब एक चीज और कनेक्ट करना, ये समझ में आया? अब मुझे बताओ, बॉन्ड बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड बनता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको बोलोगे? जिसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी कि एनर्जी कम रिलीज होगी? ध्यान सुनना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बोलोगे? एनर्जी रिलीज मोर या लेस? मोर। जितना ज्यादा वो एनर्जी रिलीज कर देगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा।
समझ में आया? जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल बढ़ा 1 जूल निकाली, वही मॉलिक्यूल दूसरे के साथ बढ़ रहा है 2 जूल निकाल रहा है, 2 जूल ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतने ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। अभी ये लिखो, फिर अपन लिखना, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो अपन कनेक्ट करके रखेंगे तो कभी भी अपन को लाइफ में परेशानी नहीं आएगी। पहला पॉइंट क्या, केमिकल बॉन्ड लिख लिया। फिर अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने क्या बोला, सर ये बॉन्ड क्या है, एक्सो होता है। ब्रेकिंग जस्ट अपोजिट। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन जैसे अपन ने ये पढ़ा हुआ है, ए से बी जा रहे हो, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना तो इतनी एनर्जी निकली, ब्रेक करोगे तो उतनी लगेगी। जैसे मान लो ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी, डेल्टा एच -10, -10 मतलब माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, निकलना, एक्सो, एक्सो माइनस से आता है। और वही अगर उल्टा कर दो, ए और बी का बॉन्ड ब्रेक करो तो क्या होगा, +10 होगा कि नहीं होगा? देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग। इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ में आया? तो ब्रेकिंग क्या है, एंडो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जानते हो, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ। समझ में आया ना, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। ये बताओ, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? एमिट दी एनर्जी, ये बोल सकता हूं। और जितनी ज्यादा वो एमिट करेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, और उतनी कम उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? या फिर ऐसे ले सकता हूं, डिक्रीज इन, इसको ऐसे लिखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा। देखो अगर दो स्पीसी भिड़ रहे हैं, एनर्जी अगर ज्यादा निकालना है तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट ज्यादा आएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा तो टेंशन किसको ज्यादा है, अंबानी को ज्यादा टेंशन है कि ये एकदम रोड पे बैठा इंसान उसको ज्यादा टेंशन है? नहीं होनी चाहिए, पैसा बहुत है। वैसे ही हालत एनर्जी के साथ है, कोई सिस्टम है, एनर्जी है ही नहीं है, डला हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी आ जाओ हम रिएक्ट करेंगे ही नहीं। और एनर्जी ज़्यादा है, कोई भी आएगा भिड़ेगा रिएक्ट कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो देखिए लाइफ में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा देखी जाए, स्टेबिलिटी अपन मुझसे ही बोल रहे हैं, अपन स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसके पास है भाई, कुछ है नहीं है, आराम से रोड पे हैं, ना कुछ लेके आए थे ना लेके जाना है, सब बराबर है। टेंशन किसको है, जिसके पास माल है, कब पता नहीं कब क्या हो जाए। तो एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी कम, जितना ज्यादा सिस्टम एनर्जेटिक उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, उतनी कम स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अपन मॉलिक्यूल में किससे देखते हैं, उसकी एनर्जी से। अगर कोई एनर्जेटिक ज्यादा है, स्टेबिलिटी मतलब आप तो समझो कि अपन बोलते हैं स्टेबल है, स्टेबल है मतलब कोई चीज का उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये बोलते हैं ना स्टेबल बंदा किसको बोलते हैं, स्टेबल उसी को बोलते हैं कि भाई लाइफ में कुछ भी सराउंडिंग में कुछ भी होता रहे उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो अपने में ही स्टेबल है। और अनस्टेबल क्या है, थोड़ा सा आप कुछ भी बोल दो वो कुछ भी एक्शन लेने लगा, मतलब वो क्या, स्टेबल नहीं है। तो ऐसे ही आप ये समझो कि
मॉलिक्यूलर स्पीसीज में या जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी का मतलब रोल क्या है? स्टेबिलिटी का रोल है रिएक्टिविटी से। अगर कोई, जैसे अपन बोलते हैं ना, अपन पढ़ते आए हैं बचपन से, नोबल गैस आर स्टेबल नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव बोलते हैं मतलब वो क्या है? स्टेबल है, रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं सोडियम आर वेरी रिएक्टिव, थोड़ा ये तो पानी मिलता है, एयर मिलती है, तुरंत रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट कर रहा है तभी तो उसको अनस्टेबल बोल रहा है। जो रिएक्ट नहीं कर रहा है उसको क्या बोल रहा है? स्टेबल, अनस्टेबल। जो रिएक्ट नहीं कर रहा है वो स्टेबल है, और जो रिएक्ट कर जा रहा है वो अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, इनवर्सली। और जब रिएक्टिविटी हम कैसे चेक करते हैं इन जनरल, अगर हम लोग बात करें तो रिएक्टिविटी हम एनर्जी से भी कंपेयर करते हैं कि अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो जब वो बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, जो नहीं है, जिसके पास एनर्जी है ही नहीं है, वो क्या रिएक्ट करेगा। चलो लिख लो यहाँ तक। तो समझ में आ गया ये पूरा फंडा। ज़्यादा कुछ नहीं, घुमा फिरा के अपन से पूछा जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो बस अपन को ये ध्यान रखना है कि हर एक स्पीसीज क्या चाहता है, दुनिया में क्या चाहता है? जो भी दुनिया में आया वो लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में अनस्टेबल रहे। ऐसी मॉलिक्यूल भी क्या चाहते हैं? स्टेबल। स्टेबिलिटी चाहते हैं कि नहीं चाहते? अब स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? वो कंबाइन होंगे। कैसे कंबाइन होंगे? केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। एनर्जी रिलीज करने का तरीका क्या है? एनर्जी रिलीज करने का तरीका ये है, तो या तो हिमालय निकल जाओ जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है। अगर यहाँ जिंदगी, यहाँ रहना है तो फिर स्टेबल होना है। एक स्टेबल होने का तरीका क्या है? टेम्परेचर बहुत डाउन कर दो तो एनर्जी कम हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अब एक और तरीका क्या है? अगर आपको स्टेबल होना है तो एनर्जी रिलीज करो। और वो एनर्जी कैसे रिलीज हो सकती है? ड्यू बॉन्ड फॉर्मेशन से। अब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो तभी तो केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। केमिकल बॉन्ड बनने का मेन रीजन क्या है? जो भी स्पीसीज स्टेबल नहीं है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं, और बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे और उनकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आया? तो बॉन्ड फॉर्मेशन का मेन क्राइटेरिया क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए हो रहे हैं ताकि कोई भी स्पीसीज एनर्जी रिलीज करके स्टेबल हो जाए, मतलब स्टेबल हो जाए। अब कोई भी स्पीसीज स्टेबल कैसे होगी? एनर्जी रिलीज करके। और एनर्जी कैसे रिलीज हो सकती है? बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा। तो मतलब अगर किसी भी स्पीसीज को स्टेबल होना है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस में जाएगा। और जो ऑलरेडी स्टेबल है क्या वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा? नहीं जाएगा। जैसे नोबल गैस वगैरह हो गए, नहीं बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल है। चलो आते हैं अपन आगे। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। लिखो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखो सिंपल फंडा है बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में क्या है? आदमी क्या चाहता है? बॉन्ड क्या, स्पीसीज क्या चाहते हैं? स्टेबल। स्टेबल कैसे होंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे। एनर्जी कैसे रिलीज होगी? बॉन्ड बना के। बस सिंपल फंडा है। स्पीसीज क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? एनर्जी कम होगी। और एनर्जी कम कैसे होगी? बॉन्ड फॉर्मेशन से। समझ में आया? स्पीसीज क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी? एनर्जी कम होगी। और एनर्जी कम कैसे होगी? बॉन्ड फॉर्मेशन से। इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहे हैं। बोलते हैं बाय केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड टू अचीव स्टेबिलिटी। और अचीव कैसे हो सकती है? सर लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? पैसे मिल जाएं। पैसे कहाँ से आएंगे? पढ़ोगे, लिखोगे, जॉब करोगे, स्टार्टअप, तभी तो आएंगे। कि डाका डालोगे? क्या करोगे? पढ़ाई लिखाई करोगे तब तो आएगा है। सर स्टेबिलिटी कैसे? हिमालय चला जाऊं, वहां पे गुफा में जाके तपस्या करूंगा। वहां पहुंचना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, सोचने से थोड़ा हो जाएगा। सबके मोड अलग अलग हैं। सबकी, जैसे आपका स्टेबिलिटी का मोड अलग है, मॉलिक्यूल्स का मोड क्या है स्टेबिलिटी का? लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। एनर्जी और स्टेबिलिटी 36 का आंकड़ा। एनर्जी बढ़ाओगे स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी बढ़ाओगे एनर्जी कम। समझ गए ना? चलो टाइप ऑफ, अब आज बात आए, चलो अब हमें मालूम चल गया यार स्टेबल होने के लिए पैसे कमाने। अब पैसे कमाने के मोड क्या हो सकते हैं? जॉब करोगे, स्टार्टअप करोगे, पापा का बिजनेस करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। अब ऐसे मॉलिक्यूल को मालूम चला कि यार चलो यार कोई फंडा आया है स्टेबल होने का। अब ये तो सभी पे सेम फंडा लगेगा क्या? अब यहाँ पे ये जितने बच्चे बैठे हैं क्या सभी का स्टेबिलिटी का मोड सेम है? नहीं है, सबका अलग अलग है। ऐसे ही जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो सबका बॉन्ड बनाने का तरीका सेम टाइप का नहीं होगा। कुछ ऐसे हैं फेंकू हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं, कुछ ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, कुछ ऐसे हैं जो देना ही नहीं चाहते हैं। सबका तरीका अलग अलग है कि नहीं है?
यहां से अपन क्या कर रहे हैं, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड पे जा रहे हैं, तो केमिकल बॉन्ड पे अपन बात कर रहे हैं। एक अपने पास कौन से बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक कौन सा, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग, सिंपल है, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, एकदम वो पोस्टमार्टम टाइप का नहीं करना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब जिनकी अच्छी खासी एनर्जी रिलीज हो रही होगी। अब देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अपने पास आते हैं बेटा कौन कौन से, आयनिक बॉन्ड, कौन कौन से बेटा, आयनिक बॉन्ड, कौन कौन से, आयनिक के बाद कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद मेटलिक। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसका पार्ट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट का ही पार्ट है, इसलिए अलग से नहीं लिखेंगे। वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड की बात करें, वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस, ये अपन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। वंडरवॉल फोर्सेस भी इसी में एक पार्ट आता है, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। वंडरवॉल फोर्सेस आते हैं इसमें, लंदन फोर्सेस आते हैं इसमें, आपके डिवाई फोर्सेस आते हैं, कीसन फोर्सेस आते हैं, बहुत सारे आते हैं, अपन डिटेल में पढ़ेंगे ये सब पूरा। अभी बस ऐसे ही हेडिंग डाल दी है। चलो हो गया। तो टाइप ऑफ फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। अच्छा, तो अगर मैं वीक बॉन्ड की बात करूं बेटा, तो वीक बॉन्ड में अपन इतना डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी टेंशन नहीं लो, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे। अब आगे बढ़ने वाले हैं अपन, आयनिक बॉन्ड, मेटलिक, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटलिक बॉन्ड। चलो अब अब ध्यान देना यहां पे, अब स्टार्ट होती हैं थ्योरियां। ऐसा नहीं है कि थ्योरी, जब थ्योरी आई तभी पानी बना, जब कोई इंसान नहीं था उससे पहले पानी था। ये नहीं सोचो कि साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे कंबाइन होना चाहिए, तब ऑक्सीजन सुना और ऐसे कंबाइन हुआ। समझ में आया ना, चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, वो कैसे बनी उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। आपके बोलने ना बोलने से पानी का कोई नेचर चेंज नहीं होने वाला है। आप बोल दो पानी में 3 हाइड्रोजन होते तो 3 नहीं हो जाएंगे। अब चाहे आइंस्टाइन बोल दे चाहे कोई बोल दे, 2 हैं तो 2 ही रहेंगे। बस जो कोई भी साइंटिस्ट है वो इन फिनोमिना को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि कैसे कंबाइन हुए। जब पानी बन रहा था तो ऑक्सीजन ने 2 ही हाइड्रोजन क्यों चूज किए, 4 क्यों नहीं चूज किए, 3 क्यों नहीं चूज किए, ये एक्सप्लेन करेंगे। क्यों 3 नहीं हो सकते, क्यों 4 नहीं हो सकते, 2 हैं तो 2 ही क्यों हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में अपन, इनऑर्गेनिक हुआ ऑर्गेनिक में, चीजें एग्जिस्ट हो गई हैं, चीजें बन गई हैं। आप तो ऐसे मान लो, जब भी आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो सिंपल ऐसा होता है कि जैसे अपन जासूस होता है ना, जासूस क्या बोलते हैं, स्पाई, हाँ, उसका काम क्या होता है, इवेंट हो चुका है स्टडी करना, चोरी हो गई है, अब कैसे हुई है वो बताना है। स्पाई का काम ये नहीं है कि पहले चोरी करवाएगा फिर वो जाएगा, अरे देखो ऐसे हुई थी। मतलब क्या है, इवेंट हो चुका है, मर्डर हो चुका है, कैसे हुआ है, कहाँ चाकू मारा है, कहाँ बंदूक मारी है, ऐसा नहीं पहले वो बोलेगा ऐसे मानना फिर मैं आके एक्सप्लेन करूंगा। समझ आए, तो ये क्या है, ये चीजें इवेंट हो, पानी बन चुका है, पहले से बना हुआ है, ये ऐसे क्यों बन रहा है, इसको अपन एनालाइज कर रहे हैं, इसको अपन पढ़ रहे हैं। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं मैं। अपन क्या कर रहे हैं, देखो इसलिए तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी आती है। जैसे मान लो आपके आपके ये मान लो या कहीं पे चोरी हुई,
10 लोग जाएंगे, 10 लोग अपने अपने पॉइंट बताएंगे, यार ऐसे हो सकता है, खिड़की खुली है, खिड़की से कूद के आया होगा, नहीं यार गेट खोल के ताला लगा के ताला दूसरी चाबी लेके आया होगा। सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होंगे, लेकिन क्या एक्सप्लेन करेंगे? चोरी हुई है। सभी यही बोलेंगे कि चोरी हुई है, कोई ये भी नहीं बोलेगा चोरी नहीं हुई है। सब अलग अलग तरीके बताएंगे, कोई बोलेगा यार गेट से आया होगा, कोई बोलेगा कांच निकाल के आया होगा, कोई बोलेगा यार पहले से ही गायब हुआ होगा। लेकिन सभी क्या एक्सप्लेन कर रहे होंगे? चोरी हुई है। आप किसी भी चीज के बारे में स्टडी करोगे, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन वही करेंगे जो इवेंट हुआ है। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी। अब वो मे बी वो थ्योरी यहाँ लगे दूसरी जगह ना लगे, ये हो सकता है बस। तो सबसे पहले जब अपन केमिकल बॉन्डिंग मतलब अपन बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कौन सा आता है? ऑक्टेट रूल। क्या आता है? ऑक्टेट रूल। लिखो पहले, सबसे पहले थ्योरी क्या थी अपने पास? ऑक्टेट रूल। जल्दी लिखो। तो समझ में आया? अपन क्या कर रहे हैं? चीजें एडजस्ट कर रही हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्टेट रूल, सबसे पहली थ्योरी कौन सी है? ऑक्टेट रूल। ये तो अपन ने पढ़ा है। नहीं सर, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? संगत वाला रूल। जैसे, अरे मैं पूछता हूँ यार, बताओ मैथमेटिक्स क्यों चूज की? सर मेरे दोस्त ने की, मेरे भाई ने भी की थी, मेरे पापा ने भी मैथ ली थी, तो मैं कैसे हट सकता हूँ पीछे? संगत का, संगत ना, संगति। अब क्या हुआ? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ध्यान सुनना, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देखा गया यार ये कुछ एटम बहुत बेशरम है। ध्यान सुनना, क्या बोला गया? कुछ एटम बहुत बेशरम है, रिएक्ट ही नहीं कर रहे। तो इनकी बेशरमी का रीजन क्या है? बोले तुम बहुत बेशरम हो सर, कुछ भी बोल देते हैं, लाइफ मजे में चल रही है। तो अब कुछ एटम क्या थे? बहुत बेशरम थे। बेशरम मतलब उन्हें आप कितना ही टॉर्चर कर लो, उनने बोल दिया हमें रिएक्ट नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। एकदम दिमाग में फोकस बना के रखा है, कुछ भी हो जाए, हालात कितनी बिगड़ जाएं, हमें नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, पढ़ना तो पढ़ना। ऐसे ही क्या देखा कि नेचर में कुछ कुछ मॉलिक्यूल हैं जो बहुत बेशरम है, रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से थे? हीलियम, नियॉन, आर्गन टाइप के। कितना ही टॉर्चर कर लो, उनने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं रिएक्ट करेंगे, मतलब नहीं रिएक्ट करेंगे। अब देखा गया कि यार ये क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जो नोबल गैस थी, ये सब। इनमें क्या देखा गया कि यार देखा यार इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। एक चीज पकड़ में आ गई यार। जैसे आपने क्या देखा, आप जेई की तैयारी करने वाले थे, तो आपने क्या कि तैयारी करने से पहले से टॉपर का इंटरव्यू पढ़ते हैं ना, टॉपर टॉक्स आती है ऐसे कुछ, तो आपने क्या देखा यार, हर एक टॉपर रसगुल्ला खाता है। सबसे पहले क्या होगा? पापा से बोलोगे रसगुल्ला लेके आओ पहले, पढ़ाई मढ़ाई बाद में होगी, पहले क्या चाहिए? रसगुल्ला। चाहिए कि नहीं चाहिए? सब टॉपर में क्या कॉमन है? रसगुल्ला। पापा पहले रसगुल्ला खा लेते हैं, मीठा मुंह कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। समझ में आया? तो ऐसे ही क्या था, इस रूल में क्या चला कि यार देखा गया यार ये जो बेशरम होने का रीजन क्या है? तो उन्होंने बोला 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएगा? बेशरम, रिएक्ट ही नहीं करेगा। 8 मतलब ऑक्टेड, ऑक्टेड। तो ये बोला गया जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके या कैसे भी करके, मतलब नहीं है। सर पापा तुम कहीं से रसगुल्ला लाओ, चाहे बहादुरा के लाओ, चाहे यहाँ के लाओ, चाहे वहां के लाओ, रसगुल्ला लाओ बस। मैं रसगुल्ला खा लूंगा, टॉपर बन जाऊंगा। समझ में आया? अभी थोड़ा ना टॉपर ये बोलते कि मैंने यहाँ का रसगुल्ला खाया था, वहां का खाया था। क्या है? रसगुल्ला। उसने बोल दिया 2 खाते थे तो अपन 3 खा जाएंगे, हमें बड़ा वाला टॉपर बनना है? तो क्या हुआ? तो यहाँ पे क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8।
तो ऑक्टेट रूल में क्या बोला गया, ऐसे स्पीसीज जो अपने वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले आएंगे, क्या ले आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। सर कैसे आए, कोई मतलब नहीं है, चाहे लूज करो, चाहे गेन करो, चाहे शेयर करो, कितने चाहिए, 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अपन भी इन्हीं जैसे हो जाएंगे। तो ऑक्टेट रूल ने क्या बोला, स्टेबिलिटी के लिए क्या बोला, बाय लूज और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए बैलेंस सेल में, 8। तो स्पीसीज क्या करेगा यहाँ पे, और हाँ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम लाइक स्पीसीज बन जाए, हीलियम के लिए क्या बोलते हैं, डुप्लेट, और बाकी के लिए क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो उन्होंने क्या बोला है, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, फॉर स्टेबिलिटी एटम लूज करेगा, गेन करेगा, शेयर दी इलेक्ट्रॉन्स टू complete its octet, means 8 electron in वैलेंसी सेल। समझ में आया, लूज करो, गेन करो, पापा रसगुल्ला लेके आओ, आप तो कहीं से लाओ, कोई मतलब नहीं है, खराब भी होगा तो चल जाएगा, आधा टॉपर बनेंगे। समझ में आया, क्या चाहिए, रसगुल्ला। ऐसे ही इन्हें क्या बोला, कोई भी एटम है, चाहे वो लूज करे, चाहे वो गेन करे, कुछ भी करे, चाहे वो शेयर करे, वो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। अगर हीलियम टाइ, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 8 हो जाएंगे तो क्या बोल देते हैं, ऑक्टेट, और इसको क्या बोलते हैं, डुप्लेट। डुप्लेट, ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करता है, 8 मतलब ऑक्टेट। स्टेबिलिटी पता चल गया, स्टेबिलिटी पता चल गया कि यार जेई में रैंक कैसे लाते हैं, कैसे लाते हैं, रसगुल्ले खा के, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा ना करनी पड़ती, हर दिन एक रसगुल्ला खाओ, जेई में सिलेक्शन। फिर बच्चे यहाँ नहीं आते, मिठाई की दुकान पे भीड़ लगी होती, पढ़ नहीं रहे होते, फिर क्या करते, कुछ तो। चलो, तो ये अब देखो, ऐसा है, देखो होता क्या है, चीजें स्टार्ट यहीं से होती हैं। जब अपन कोई चीज को स्टार्ट करते हैं तो एकदम बेसिक से चालू होती है, बेसिक के बाद कोई बेसिक, बेसिक के समझ में आएगा, फिर और डीप में जाएंगे, और डीप में जाएंगे, वहां कमियां आएंगी, धीरे धीरे। एकदम से साइंस ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपने ऐसा मारा और 10 नंबर पे जाके लगे, एकदम पिन पॉइंट पे लगेगा। जब भी अपन, जैसे साइंस ऐसे होता है, देखो ऐसे मान लो अपने गोला देखा ना, सबसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट कहाँ होते हैं, ये होते हैं, यहाँ हिट सबसे लास्ट में होता है। जब भी कोई भी थ्योरी आती है ना, तो थ्योरी में क्या होता है, आपने बस ऐसे बहुत सारी तो स्टार्टिंग में तुक्केबाजी होती है, लाइट बंद है और मारे जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद लाइट बंद है, पता चला यहाँ मार रहे हैं, बोर्ड वहां लगा है। ऐसी स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता है, जब साइंस इवॉल्व हुई तो ऐसा ही था, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, कुछ फैक्ट है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन आ रहा है, फिर लाइट चालू हुई तो भी देखा यार गलत जगह मार रहे थे, यहाँ मारना है, यहाँ हमारा बोर्ड यहाँ लिखा पड़ रहा है, वहाँ धीरे धीरे क्या हो रही है, एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, और एक्यूरेसी पास में हिट कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। अभी भी अपन कभी बहुत सारे ऐसी चीजें एकदम परफेक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं, उसमें भी अभी एजम्पशन ही चल रहे हैं, लेकिन वो एजम्पशन ऐसे हैं कि मैक्सिमम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपका थ्योरी ऐसी आती हैं जो मैक्सिमम हर 100% तो एक्यूरेट नहीं होती हैं। हम क्या करते हैं, पहले आपने जैसे कोई थ्योरी आई, वो 40% फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर नई आएगी वो 50 करेगा, 60 करेगा, 70 करेगा, ऐसे कर कर क्या कर रहे हैं अपन, ऐसी थ्योरी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम फैक्ट को एक्सप्लेन कर ले जाए। तो ऑक्टेट रूल क्या है, उनमें से सबसे बेसिक रूल था बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला कि कोई भी स्पीसीज केमिकल बॉन्ड बना के क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए। तो मेन क्राइटेरिया किस पे हुआ, ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन किस पे, 8 इलेक्ट्रॉन पे। तो सर ये 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे, अब देखो यहाँ पे इतना अपन को समझ में आ गया, ऑक्टेट मतलब 8। अब ध्यान देना, अब ऐसे ही होते हैं अपने पास, क्या एक चीज अपने पास आती
आएगी बेटा इसमें? लुईस सिंबल। लुईस सिंबल क्या होते हैं, कोई बताएगा? लुईस सिंबल आपको क्या बताते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। जैसे ही बताओ, फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक। तो उसको अपन कैसे बना दोगे? जैसे लिथियम है, लिथियम कैसे बना दोगे? डॉट। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ डॉट्स। बस इतना सा, लुईस सिंबल खत्म। लिथियम में ये ऐसा नहीं सोचना ये आई का असर यहां पहुंचा दिया। ये ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में कितने होते हैं? तो क्या कैसे बनाओगे? एक और एक, दो। कहीं कहीं ऐसे बना देते हैं डॉट या क्रॉस, क्रॉस से ही बना देते हैं। जैसे ये बताओ, बोरॉन में कितने होते हैं बेटा? तीन। एक दो तीन, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन में कितने होते हैं? चार। एक दो तीन चार। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? पांच। एक दो तीन चार पांच। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? छः। एक दो तीन चार पाँच छः। फ्लोरीन में जल्दी बोलो। सात। एक दो तीन चार पाँच छः सात। फ्लोरीन के बाद क्या आता था? आर्गन, नियॉन, हीलियम, नियॉन। नियॉन में कितने? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आठ आ गए। जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उतने डॉट, जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उतने डॉट। चलो, तो जल्दी से मुझे बताओ, फास्फोरस में कितने डॉट आएंगे? कितने डॉट? पांच। पांच। पांच क्यों? नाइट्रोजन फैमिली का है। एक दो तीन चार पांच। आए कि नहीं आए? अच्छा, कोई मुझे बताएगा आयोडीन में कितने आएंगे? आयोडीन में सात। एक दो तीन चार पाँच छः सात। आप तो ये ध्यान रखो, ग्रुप, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर याद है? इसका कितना होता है? एक। इसका, इसका तीन। थर्टीन। थर्टीन में क्या बचा? थ्री। फोर्टीन में फोर। फिफ्टीन में फाइव। सिक्सटीन में सिक्स। सेवनटीन में सेवन। एटीन में एट। लास्ट डिजिट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। लास्ट डिजिट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलो, मजा इसमें नहीं है, मजा तो इसमें है। इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? आठ। कितने? आठ। आठ। कितने बोलोगे बेटा? आठ। कैसे बनाओगे जल्दी बोलो? पांच खुद के और तीन और। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये आ गए। चलो ये बता दो, मजा आ जाएगा। S-2। कितने? आठ। आठ आ गए। सल्फर में कितने थे? छः। दो और आ गए। दो 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 दो। Na में बताओ कैसे लिखोगे लुईस सिंबल? सर बहुत मजेदार है। Na+, ये और मजेदार है, Na+। चलो जल्दी, चलो अब इसको अपन करते हैं, सिंबल को खत्म करते हैं। आते हैं अपन आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड नहीं, आयोनिक बॉन्ड। Na+, कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में? आठ। आठ आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि सोडियम में कितना था? 1s2
2s2 2p6 3s1, ये है कि नहीं है? बताओ, ये गायब हो गया, कितने बचे बैलेंस ही में? 8। चलो जल्दी आ जाओ आयनिक बॉन्ड पे। बहुत स्लो चल रहा है, इससे स्लो नहीं हो सकता काम। इससे स्लो तो फिर 4 महीने लग जाएंगे और अपना बॉन्ड खराब हो जाएगा फिर। सर वो चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है सर, 11th मेरी खत्म होने वाली है, बॉन्डिंग खत्म ही नहीं हो रही है। चलो आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या लिखोगे? अच्छा आयनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है? बॉन्ड लिखो, इट इज द टाइप ऑफ, इट इज द टाइप ऑफ, देखो डेफिनेशन एकदम सजा कर, इट इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, इट इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, इट इज द, शुरुआत अपन ऐसे ही करेंगे लेकिन धुआंधार, इट इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द, which is formed by the complete transfer of electron, which is, it is the type of chemical bond which is formed by the complete transfer of electron, complete transfer of electron from metal to non-metal, metal to non-metal, which is, it is the type of chemical bond which is formed by the complete transfer of electron from metal to नॉन मेटल, मेटल टू नॉन मेटल इन जनरल होता है, लिख दिया अपन ने, कभी कभी नॉन मेटल के बीच में भी आ जाती है। देने वाला कौन? मेटल, लेने वाला कौन? नॉन मेटल। ये अपन डिस्कस कर चुके थे पीरियड टेबल में कि मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और नॉन मेटल क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, इट इज आल्सो नोन एज, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लिख लिया, इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड लाइन में लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, सेकंड लाइन में। अब पूरा अपन लिख देते हैं, पूरी कहानी इसमें। क्या समझ में आया? कौन, ये किस टाइप का केमिकल बॉन्ड है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन का, और कंप्लीट ट्रांसफर कहां से होता है? मेटल टू नॉन मेटल। ये अपन ने पढ़ लिया। सेकंड लाइन के, सेकंड लाइन में क्या लिखोगे? भूल ही गए यार क्या थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन बाय एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम इज नॉन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी, इज नॉन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रहा है उसको अपन क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी। मान लो कोई एटम है जिसने 3 लूज किए, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी? 3। किसी ने 2 गेन किए, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी? 2। लूज और गेन को क्या बोलते हैं? जैसे मान लो अपने पास जैसे सोडियम है, सोडियम कितने लूज करता है? 1, इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। समझ में आया? चलो, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये क्या है अपने पास, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है? देने वाला मेटल, लेने वाला नॉन मेटल। जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसमें क्या होता है, अपन ने क्या बोला, उसको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहा है उनको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। चलो अब जल्दी जल्दी आयनिक को निपटाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। क्या एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं? NaCl, सबसे धुआंधार एग्जाम्पल, बचपन से पढ़ते आए हैं अपन। तो ये बताओ, NaCl में अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या है? Na दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है बेटा? Cl दिया हुआ है। Na गैस, Cl भी गैस। चलो अब इनको पता चल गया यार कि रसगुल्ला खाने से क्या होता है? सिलेक्शन, IIT हो जाती, टॉपर बन जाते हैं। तो ये भी पहुंच गए कहाँ? रसगुल्ले की दुकान पे। तो रसगुल्ले वाला क्या बोलता है? कितनी रैंक वाला चाहिए? टॉपर वाला तो खत्म हो गया है।
अब देखो, अब अपन क्या देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जब ऑक्टेट रूल आया है तभी NaOCl कंबाइन होकर नमक बना, तब से नमक खाना सीखे हैं। जब ऑक्टेट रूल आया है उससे पहले ही नमक था, NaCl था कि नहीं था। बस अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि यार ये NaCl कंबाइन, ये जब सोडियम और क्लोरीन कंबाइन हो रहा है तो NaCl ही क्यों बन रहा है, NaCl2 क्यों नहीं बन रहा है, Na2Cl क्यों नहीं बन रहा है, इस सब की चीज़ों की। तो हम लोगों ने क्या देखा, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। इसके पास कितने हैं, 7। क्या करे ये। अब सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम को अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2,8,1, ये लिखते हैं कि लिखते हैं, ये फर्स्ट सेल में, ये सेकंड में, ये थर्ड में। अब दो चीजें हो सकती हैं, ये सोडियम को 7 मिल जाए, 7 ले पाएगा क्या, नहीं ले पाएगा, क्योंकि पहला ही इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी निकलती, बाकी दूसरे तीसरे लेने में उल्टी एनर्जी देनी पड़ती है। अब ध्यान रखना, अब अपन कर क्या रहे हैं, अपन को जो भी अपन प्रोसेस कर रहे हैं उसमें अपन को स्टेबिलिटी ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, स्टेबिलिटी। पता चला कि भाई टॉपर वाला रसगुल्ला खत्म है, अपन ने 100 रसगुल्ले लिए, सिलेक्शन वाले खा गए। क्या किया, 100 रस, 1 से 1,000 रैंक आएगी, 100 खा जाएंगे तो नेगेटिव में रैंक पहुंच जाएगी अपनी, तो टॉप कर जाएंगे। कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। रस, समझ रहे हो ना, अपनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अपन अब क्या सोच रहे हैं यार, ये यार ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। अब आपने क्या बोला, क्लोरीन से बोला एक काम करो बेटा, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। क्लोरीन बोला क्या सर 7 निकलवा रहा है, एक दे दो तब भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अपन सोडियम से क्या बोल रहे हैं, एक काम करो सोडियम बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। उसका दिमाग खराब हो गया, भाई मेरी टेंडेंसी देने की है, तुम बोल रहे हो ले लो। फिर उसने समझाया सर एक काम करो, ये इलेक्ट्रॉन है इसको हटा दो मेरा, तब भी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कैसे सर, ये हटेगा तो ये अंदर वाला 8 बैठा है। तो अब हमें क्या करना है, कुछ प्रोसेस ऐसे भी करनी है कि फिजिबल हो। दुकान पे जाके ये नहीं बोलना है कि ये 100 रसगुल्ले पैक कर दो, खा पाओगे कि नहीं खा पाओगे, वो भी तो देखो पहले, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करना है। अभी बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास। ये क्या बन जाएगा, Na+। अब देखो इसका 2 और 8, 8 कंप्लीट है कि नहीं है बेटा, है सर, देखो कंप्लीट है कि नहीं है। और साथ में क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव कितना हो गया, 2,8,8, अभी कितना था, 2,8,7। ये क्या आया कि नहीं आया, तो इस पे क्या आ गया बेटा, माइनस। अब ध्यान से देखना, ये जो माइनस चार्ज आया है, माइनस प्लस चार्ज आया है, यही तो बॉन्ड है। प्लस माइनस, इनमें क्या रहेगा, इनमें जो इंटरेक्शन लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो इंटरेक्शन आ रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी को अपन प्यार से बोल देते हैं बॉन्ड के नाम में, क्या, आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड किसके बीच में बने, आयंस के बीच में, तो आयनिक बॉन्ड। और आयंस कैसे बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन लूज गेन होंगे, जब इलेक्ट्रॉन लूज गेन होंगे तभी तो आयन बनेंगे। तो आयनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन लूजर होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसे क्या बोलते हैं, एनायन। ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं कैट आयन, इसको क्या बोलते हैं, एन आयन। नेगेटिव स्पीसीज को एनायन, पॉजिटिव स्पीसीज को कैटायन। कैटायन एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिस फोर्स से ये अटैच होते हैं, बचपन में अपन ने पढ़ा है, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी, देखो आपको अब थोड़ा फील आ जाएगा। आपने न्यूक्लियस देखा था, इलेक्ट्रॉन देखा था, अपोजिट चार्ज का क्या करते हैं, अट्रैक्शन लगाते हैं, और वो अट्रैक्शन से क्या होती है, एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पर भी तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी। इसी एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, जो एनर्जी रिलीज होगी इसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी जो रिलीज होगी। चलो आ गया समझ में। चलो पहला तो NaCl बन गया। अब हुआ क्या, Na को मिल गया रास्ते में कौन, ऑक्सीजन। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, अब बताओ क्या होगा।
क्या होगा? अब यार, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सोडियम, क्या करें अब? ऑक्सीजन और सोडियम में क्या होगा ये बताओ। सोडियम को कितने देना है? एक। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? दो। काम बनेगा क्या? क्या करना पड़ेगा? एक काम को, सोडियम दो निकलवा दो तो। तब भी नाटक। अगर ये दो निकाल लेगा तो सात हो जाएगा, और अगर ये दो नहीं लेगा तो ये सात। काम बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। फिर क्या बोलता है सोडियम? ऑक्सीजन सोडियम से क्या बोलता है? अपने एक और भाई को लेके आओ, दोनों को एक साथ निपटाएंगे। एक इसका एक इसका। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपना काम स्टेबल होना चाहिए बस। चाहे दो एटम हो चाहे तीन हो, लेके आ जाओ, तुम तो आ जाओ बस। अब क्या होगा? अच्छा ये बताओ, क्या होगा? एक यहां से इलेक्ट्रॉन, एक यहां से, सबके मजे। सोडियम भी खुश। सोडियम खुश के नहीं खुश? हो गया खुश। ऑक्सीजन पे कितना आ गया? -2। Na पे कितना आ गया? प्लस। आया कि नहीं आया? आ गया। देखो, इंटरेक्शन लगा के नहीं लगा? लग गया। इसको और ऐसे भी लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं? 2Na प्लस ऑक्सीजन। अरे, इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं Na2O। इसको क्या बोलते हैं? NaCl। क्या बोलते हैं बेटा? NaCl। इसको क्या बोलते हैं? Na2। अच्छा बताओ, एल्यूमिनियम कितना होता है? जल्दी बोलो। 283। 2,5। अब क्या करें बताओ? अब एल्यूमिनियम बोलते जाओ, 3 फ्लोरीन लेके आओ। एक फ्लोरीन कितने ले सकता है? एक। और एल्यूमिनियम को कितने देने हैं? 3। कितने फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट? 3 की। 3 की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? देखो, 3 की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? है सर। तो क्या बन जाएगा बोलो? AlF3। बना कि नहीं बना? तो एल्यूमिनियम में कितना हो गया? 2,8 हो गया। फ्लोरीन को भी कोई टेंशन नहीं है, 2,8। आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, अब थोड़ा सा रुकना, मुझे बताओ। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये बताओ। Al, सबसे पहले NaCl। अरे अरे अरे, NaCl। NaCl में क्या आ रही है? NaCl में Na की कितनी है? एक। Cl की कितनी है? एक। Na2O में Na की कितनी है? एक। ऑक्सीजन की कितनी है? जल्दी बोलो। दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? दो। AlF3 में जल्दी बोलो। एल्यूमिनियम में कितनी? 3। और फ्लोरीन की? एक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन मॉलिक्यूल और एटम, सॉरी बाय एन एटम, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अच्छा, कोवैलेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंसी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। और वैलेंसी मतलब, देखो, वैलेंसी मतलब कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी दोनों मिला के। ये बात लास्ट में लिखा दूंगा, समझ गए? चलो लिख लो इतना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद बॉन्डिंग खत्म। तो 2 महीने क्या करना है? रिवाइज। तो शुरुआत है ही तो। अपन अभी से हुए हैं, अभी से पढ़ना चालू करेंगे, और अभी जो लेटेस्ट थ्योरी चल रही है वो तक पढ़ेंगे अपन, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जो थ्योरियां चल रही हैं वो सब अपन पढ़ेंगे। जो थ्योरियां चल रही हैं वो अपन पढ़ेंगे।
टेंशन नहीं लो, आराम से पढ़ेंगे एकदम। चलो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, जब टाइम हो गया ना। चलो ठीक, हेडिंग डाल के छोड़ दो, कोवलेंट बॉन्ड। बस अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसको अपन बेहतरीन और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या क्या हो गया, फ्लोरीन? अच्छा 2, अरे मिसप्रिंट है यार, सही कर लो तो चल जाएगा। देखो 7 ही तो है, ऐसे लिख दो फिर, 2+5+2 लिख देना ऐसे करके, +2 है उसमें। चलो हाँ, होमवर्क, होमवर्क में, अरे ये रिवाइज करोगे? अरे यार सुनो, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बुक बुक लगाना चालू कर दो, जो भी अपने पास मटेरियल है वो तो लगा लिया होगा, अब बुक लगाना चालू कर दो, कोई सा भी क्वेश्चन लगाओ सब बनेंगे उसमें। दिखाओ, टाइम बर्बाद नहीं करना है बेटा, टाइम बहुत कम है अपने पास। ये बताओ ऑब्जेक्टिव में कहाँ पूरे हो गए थे? अब अरे सुन लो, बैठ जा बेटा सुन लो, ऑब्जेक्टिव टाइप के पूरे हो गए थे। अब अपन आ जाना जेई मेंस में, जेई मेंस में 1 to 20, जेई मेंस में 1 to 20, जेई मेंस में कितना बेटा? 1 to 20। और जेई मेंस कौन सा वाला? हाँ जेई मेंस, हाँ जेई मेंस 1 to 20। लो बेटा